मिस रुखसार अभी आराम कर रही हैं। जैसे ही वो जागेगी मैं उसे आपके बारे में बता दूंगा, फिर वो खुद ही आपको कॉल कर लेगी। टाइगर ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से स्टीफन ने पूछा, आप मुझे अपना और मिस रुखसार का हमदर्द समझें। टाइगर ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? दूसरी तरफ से कहा गया, मैं टाइगर हूँ। टाइगर ने जवाब दिया, सुनो मिस्टर टाइगर, तुम जो कोई भी हो फ़ौरन मेरी रुखसार से बात कराओ। अगर नहीं करा सकते तो मुझे पता बताओ, मैं आप अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से स्टीफन ने कदरे सख्त लहजे में कहा, सॉरी, फ़िलहाल मैं आपको पता नहीं बता सकता। मैंने आपसे कहा है ना कि मिस रुखसार आराम कर रही हैं, वो जाग जाएगी तो खुद ही आपको कॉल कर लेगी, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर ने कहा, यू नॉनसेंस, मैं कह रहा हूँ मेरी उससे बात करो अभी, फ़ौरन। दूसरी तरफ से सख्त दाड़ते हुए कहा गया, सॉरी, मैं अभी आपकी बात नहीं करा सकता। टाइगर ने उसकी दाड़ सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे अपना पता बताओ, मैं आकर अपनी बेटी को ले जाऊंगा। स्टीफन ने उगराते हुए लहजे में कहा, आप मुझे अपना पता बता दें, मैं थोड़ी देर तक आपकी बेटी को बाहिफ़ाज़त आपके पास ले आऊँगा। टाइगर ने कहा, मैं तुम्हें अपना पता नहीं बता सकता, तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं आता हूँ। स्टीफन ने कहा, फ़िलहाल मैं भी आपको अपना पता नहीं बता सकता, बेहतर है आप अपनी बेटी के जागने का इंतज़ार करें, गुड बाय। टाइगर ने कहा, और कान से सेलफोन हटाकर उसका बटन प्रेस करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और फिर उसने कुछ सोचकर सेलफोन को मुकम्मल तौर पर ऑफ़ कर दिया। हैरत है, बेटी मुकामी और बाप गैर मुल्की, बात कुछ समझ में नहीं आई। टाइगर ने कहा, उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। उसने कप लाकर टाइगर के सामने मेज़ पर रख दिया। किसका फ़ोन था? जोसेफ ने पूछा। उस लड़की के बाप का। टाइगर ने कहा, ओह, कौन है वो और क्या कह रहा था? जोसेफ ने चूंकते हुए कहा तो टाइगर ने उसे स्टीफन से होने वाली बातों की तफसील बता दी। गैर मुल्की और इस लड़की का बाप, लड़की तो मुकामी दिखाई देती है। जोसेफ ने सारी बात सुनकर हैरत भरे लहजे में कहा, इसी बात पर तो मैं हैरान हो रहा हूँ। लड़की मुझसे मुकामी ज़बान में ही बात कर रही थी और उसकी ज़बान बेहद साफ़ थी, जबकि बोलने वाला एक्रेमियन लहजे में बात कर रहा था। हो सकता है इसका बाप एक्रेमी हो और इसकी माँ मुकामी। जोसेफ ने कहा, हाँ, हो सकता है। टाइगर ने कहा, उसी लम्हे बाहर से इमरान की कार का मखसूस हायरन सुनाई दिया। बॉस आ गए हैं, मैं उन्हें अंदर ले आता हूँ, जोसेफ ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। टाइगर ने कुछ सोचकर लड़की का हैंड बैग उठाया और उसे खोलने ही लगा था कि यकतलफ उसे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका बेहद शदीद था। वो बेख्तियार उछलकर एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और फिर वो रुके बगैर तेज़ी से कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ हालनुमा ये एक बड़ा कमरा था जो दफ्तरी अंदाज में कीमती और शानदार सामान से सजा हुआ था। कमरे के वस्त में एक बड़ी सी मेज़ पड़ी हुई थी, जिसके उकब में ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सर के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद, उसके चेहरे पर संजीदगी, करख्तगी और दरश्तगी थी के तासरात नुमाया थे। उसके चेहरे पर इस कदर सख्ती दिखाई दे रही थी जैसे उसका चेहरा पत्थर से बना हुआ हो। डेढ़ उम्र आदमी के सामने एक फ़ाइल पड़ी हुई थी जिसे वो इन्हमाक से देखने में मसरूफ़ था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर उधेड़ उमर चुनक पड़ा। उसने फ़ाइल से सर उठाया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। ग्रैंड मास्टर बोल रहा हूँ, उधेड़ उमर ने नहायत सख्त लहजे में और सर्द लहजे में कहा। डिशा बोल रही हूँ ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, यस डेशा, क्यों फ़ोन किया है? उधेड़ उमर ग्रैंड मास्टर ने उसी तरह मखसूस लहजे में कहा, मैं आपके ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ ग्रैंड मास्टर, अगर इजाज़त दें तो मैं आपके ऑफ़िस में आ जाऊँ। दूसरी तरफ से डेशा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, क्या कोई ज़रूरी काम है? ग्रैंड मास्टर ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा, यस ग्रैंड मास्टर, आप जानते हैं कि मैं बगैर किसी मकसद के आपसे मिलने नहीं आती हूँ। दूसरी तरफ से डेशा की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, आ जाओ, ग्रैंड मास्टर ने कहा और रिसीवर ग्रेडर पर रखा और फिर उसने साइड में पड़े हुए इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी, रेशा मुझसे मिलने आ रही है, जैसे वो आया उसे मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। ग्रैंड मास्टर ने कहा, यस ग्रैंड मास्टर। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा तो उसने इंटरकॉम ऑफ़ कर दिया और एक बार फिर फाइल देखने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक के आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। यस कम इन, ग्रैंड मास्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और कमरे में एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हो गई। लड़की ने सुर्ख शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। उसके कंधे पर एक भारी हैंड बैग लटक रहा था। लड़की बेहद शौक वशिंग दिखाई दे रही थी। उसके सर के बाल लंबे और बेहद घने थे। उसके चेहरे पर दिल अवेज़ मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी
और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बेहद चमकदार थीं और जो उसकी ज़ानत की गम खास थीं। और डेशा ग्रैंड मास्टर ने कहा तो लड़की मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। बैठो, ग्रैंड मास्टर ने कहा तो लड़की मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने हैंड बैग कंधे से उतार कर अपने पैरों के पास रख लिया। 2 मिनट रुको, मैं ये फ़ाइल देख लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ, ग्रैंड मास्टर ने कहा। ओके ग्रैंड मास्टर, डेशा ने बगैर किसी एतराज़ के कहा। ग्रैंड मास्टर कुछ देर तक फ़ाइल देखता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए फ़ाइल बंद की और उसे उठाकर मेज़ की साइड में पड़ी हुई बास्केट में रख दिया, जहाँ ऐसी ही कई फ़ाइलें पड़ी हुई थीं। हाँ बताओ क्या काम है? ग्रैंड मास्टर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। पाकिस्तान में मौजूद स्टीफ़न ने डॉक्टर रक्सार को हलाक कर दिया है, डेशा ने कहा। तो ग्रैंड मास्टर उसकी बात सुनकर बुरी तरह से उछला, जैसे डेशा ने कुछ कहने के बजाय अचानक उसके सर पर बम मार दिया। क्या क्या मतलब, ये तुम क्या कह रही हो? ग्रैंड मास्टर ने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर डेशा की तरफ देखते हुए कहा। तो डेशा उसकी हैरत पर बेख्तियार हंस पड़ी। आप इसलिए हैरान हो रहे हैं ना ग्रैंड मास्टर कि मैं डॉक्टर रक्सार के बारे में कैसे जानती हूँ, और मुझे कैसे इल्म हुआ कि स्टीफ़न पकेशिया में है? रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, स्टीफ़न पकेशिया में है, ये बात सिवाय मेरे और किसी कोई नहीं जानता। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो पकेशिया है? और डॉक्टर रक्सार के बारे में क्या जानती हो तुम? ग्रैंड मास्टर ने हैरत लहजे में कहा। मैं आपको पहले क्या बताऊँ ग्रैंड मास्टर, डॉक्टर रक्सार के बारे में, या फिर कि स्टीफ़न पकेशिया में क्यों गया हुआ है और किस काम के लिए गया हुआ है? रिशा ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। पहले डॉक्टर रक्सार के बारे में बताओ, ग्रैंड मास्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर रक्सार एक्रेमिया में मौजूद पाकिस्तानी नशाद साइंसदान डॉक्टर हसन दुरानी की बेटी है। डॉक्टर हसन दुरानी, जिसे एक्रेमिया का टॉप साइंसदान समझा जाता था है, और उसके बारे में यही गुमान किया जाता है कि वो एक्रेमिया का वफादार है और उसने अब तक वो जो भी इजाज़त की हैं वो सिर्फ़ एक्रेमिया के लिए ही की हैं, और उस पर आज तक ऐसा कोई शुबा नहीं हुआ कि वो एक्रेमिया के अलावा भी किसी मुल्क के बारे में सोचता है। डॉक्टर हसन दुरानी की एक बेटी है जिसका नाम डॉक्टर रुखसार है। वो यहाँ एक्रेमिया में डॉक्टर हसन दुरानी के साथ ही रहती है। डॉक्टर हसन दुरानी की बीवी कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर हसन दुरानी ने अपनी इकलौती बेटी डॉक्टर रुखसार को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। उसने अपनी बेटी को माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, और इसीलिए उसने कभी दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा। बहरहाल डॉक्टर हसन दुरानी ने अपनी बेटी को आला तालीम भी यहाँ एक्रेमिया में ही दिलाई थी। डॉक्टर रुखसार ने डॉक्टरेट भी पीएचडी की और वो एक आला पाए की सर्जन बनकर एक्रेमिया के एक बड़े और नामवर अस्पताल से मुंसलक हो गई। उसकी ज़ानत और उसकी काबिलियत देखकर अस्पताल के डैन ने उसे नैब डैन बना दिया, और डॉक्टर रुखसार बड़ी मेहनत और जान फशानी से अस्पताल को ना सिर्फ संभाल रही थी बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से उस अस्पताल का नाम भी रोशन कर रही थी। वो हार्ट स्पेशलिस्ट थी, उसने बेशुमार दिल के मरीज़ों के ऑपरेशन किए थे। उसकी कामयाबी का ग्राफ इतना बुलंद हो गया था कि कर्मिया के टॉप लेवल के ऑफिसर भी उसी से अपने दिल के इलाज कराते थे। डॉक्टर हसन दुरानी चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी उसके लेवल के किसी साइंसदान या फिर किसी बड़े डॉक्टर से कर दे ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन डॉक्टर रुखसार अभी शादी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर हसन दुरानी ने उससे ये भी कहा था कि उसे किसी अस्पताल में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो उसके लिए कर्मिया के किसी भी रियासत में और बड़े शहर में उसके लिए हर किस्म की सहूलियात से रास्ता अस्पताल बना सकता है। डॉक्टर सौर भी यही चाहते थे कि वो अपना अस्पताल बनाए, लेकिन वो इस अस्पताल क्रीमिया ने बनाने के बजाय पकीशिया में बनाना चाहती थी। उसे कुदरती तौर पर पकीशिया से लगाव था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी माँ और बाप पकीशिया से थे, और जब तक उसकी माँ ज़िंदा थी वो उसे पकीशिया के बारे में बताती रहती थी। अपनी माँ से पकीशिया की बातें सुनकर डॉक्टर रुखसार को एक्रेमिया एक अनजान और गैर मुल्क दिखाई देने लगा था। उसे यूँ लगता था जैसे कि उसका अपना मुल्क पकीशिया है और पकीशिया में ही वो उसका घर है, और यहाँ उसके माँ बाप रहा करते थे और उनका पूरा ख़ानदान आबाद था। और फिर डॉक्टर हसन दुरानी पकीशिया से एक्रेमिया शिफ्ट हो गए थे, और वो अपनी बेटी को लेकर एक्रेमिया आ गए, जहाँ उसकी माँ हमेशा के लिए उससे जुदा होगी। डॉक्टर रुखसार ने कई बार अपने बाप से इजाज़त लेकर पकीशिया जाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उसका बाप उसे पकीशिया जाने नहीं देता था। उसके कहने के मुताबिक पकीशिया में मौजूद उसके अजीज़ रिश्तेदार या तो हलाक हो चुके हैं या फिर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो चुके थे। डॉक्टर हसन दुरानी ने डॉक्टर रुखसार को बताया था कि पकीशिया में अब उनका अब कोई अपना मौजूद नहीं था, इसलिए अगर वो उसे पकीशिया भेज भी देते तो किसके पास भेजते। उन्होंने रुखसार को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रुखसार के जहन में पकीशिया चिपका हुआ था। उसका कहना था कि अगर वो वहाँ उसका एक भी रिश्तेदार या अजीज़ नहीं है तब भी वो पकीशिया में ही जाएगी और पकीशिया में जाकर हम अस्पताल बनाएगी और पकीशियाई आवाम की भलाई के लिए काम करेगी और वहीं किसी को पसंद करके अपना घर बसाएगी। उसकी ज़िद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर हसन दुरानी की उसकी हर बार मुखालफत ही करते थे। यही वजह थी कि बाप और बेटी में दूरियां बनती जा रही थी और वो एक दूसरे से नाला रहना शुरू हो गए। फिर एक दिन डॉक्टर हसन दुरानी ने खुद ही डॉक्टर रुखसार को
पकीशिया भेजने का फ़ैसला कर लिया। उसने फिलफौर उसके लिए पासपोर्ट बनवाया, कागजात तैयार कराया और फिर उसे कार्बन भेज दिया। उसने डॉक्टर रुखसार से कहा कि वो ट्रैक्टर पकीशिया जाने के बजाय मुख्तलिफ ममालिक की सैर तफरी करते हुए जाए। डॉक्टर हसन दुरानी ने अपनी बेटी की लाख पूछने पर उसे कुछ न बताया और उसे यही हिदायत दी कि वो पकीशिया ज़रूर जाए, लेकिन ट्रैक जाने के बजाय चंद दूसरे ममालिक से होते हुए और अपने नाम बदल बदल कर जाए। उसने अपनी बेटी को हर मुल्क में मौजूद चंद ऐसे आदमियों के नाम और पते भी बता दिए जो उसके मुख्तलिफ नामों से कागजात और पासपोर्ट बनवा कर दे सकते थे। चुनांचे डॉक्टर रुखसार ने यही सब किया और मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ नामों के कागजात उसकी सफ़र करती हुई पकीशिया पहुँच गई। डॉक्टर हसन दुरानी ने डॉक्टर रुखसार को एक आदमी का पता बताया था कि वो पकीशिया पहुँच कर सीधी उसके पास चली जाए। वो आदमी उसका कोई दूर का अजीज़ था जो डॉक्टर रुखसार के लिए पकीशिया में रहने का बंदोबस्त भी कर सकता था और उसके लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बड़ा और जदीद अस्पताल भी बनवा सकता था। चुनांचे डॉक्टर रुखसार उस आदमी से मिले और उस आदमी ने डॉक्टर रुखसार को कुछ अर्सा के लिए रपोश कर दिया। डॉक्टर रुखसार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसका बाप जो उसे किसी भी सूरत में पकीशिया नहीं भेजना चाहता था, उसने अचानक ये फ़ैसला कैसे कर लिया था कि वो अब वाकई पकीशिया चली जाए और वहीं रहे। और फिर उसने उसे पकीशिया भिजवा भी दिया। उसने जिस आदमी के पास डॉक्टर रुखसार को भिजवाया था वो आदमी भी उसके लिए पुरस्कार बना हुआ था। उस आदमी ने डॉक्टर रुखसार को एक ऐसी जगह ले जाकर छुपा दिया था जहां हर तरफ से उस पर पहरे लगे हुए थे। मुहाफ़िज़ बाकायदा मसला थे और उस पर नज़र रखते थे और उनकी नज़रों में आए बगैर डॉक्टर रुखसार कहीं जा भी नहीं सकती थी। इधर एक एक्रमीन हुकूमत भी उस बात का नोट्स ले चुकी थी कि डॉक्टर हसन दुरानी ने इंतहाई पुरस्कार तौर पर अपनी बेटी को अकरमिया से निकाल दिया है। डॉक्टर हसन दुरानी से उस सिलसिले में पूछ की गई तो डॉक्टर हसन दुरानी ने यही बताया कि उसकी बेटी को वर्ल्ड टूर का शौक़ था, इसलिए उसने उसे वर्ल्ड टूर पर भेज दिया। लेकिन तहकीकात करने वाली टीम ने जब खुफिया तौर पर मालूमात हासिल करना शुरू की तो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि अकरमिया की टॉप लेबॉरेटरी जहाँ डॉक्टर हसन दुरानी काम कर रहा था वहाँ से टॉप ब्लास्टर या नामी मिसाइल का फार्मूला गायब था। असल फार्मूला तो लेबॉरेटरी में ही मौजूद था, लेकिन इस फार्मूले को जिस पेपर पर प्रिंट किया गया था अगर उसकी कापी या फिल्म बनाई जाती तो उस पेपर का रंग बदल जाता था, जिसके बारे में डॉक्टर हसन दुरानी को इल्म ना था। पेपर का रंग बदला हुआ था जो उस बात का सबूत था कि इस फार्मूले की बाकायदा फ़िल्म बनाकर कॉपी की गई है। इस फार्मूले पर डॉक्टर हसन दुरानी ही काम कर रहा था और फार्मूला उसी के पास रहता था। उसे फ़ौरन हिरासत में ले लिया गया और जब उससे पूछ की गई तो उसने चुप साध ली। डॉक्टर हसन दुरानी की चुप के पीछे ज़रूर कोई राज छुपा हुआ था। उसके आला पैमाने पर तहकीकात की गई और फिर उससे पूछ के लिए स्पार्गन नामी तंजीम की खिदमत हासिल की गई। तो स्पार्गन के एजेंटों ने डॉक्टर हसन दुरानी की ब्रेन स्कैनिंग करना शुरू कर दी। जब हसन दुरानी की ब्रेन स्कैनिंग की गई तो ये सब बात सामने आ गई कि असल डॉक्टर हसन दुरानी ने वाकई टॉप ब्लास्ट मिसाइल जिसे कोड में टीबी कहा जाता है था की कॉपी की है और उसने इस फिल्म को एक मैक्रो चिप में छुपा कर अपनी बेटी के ज़रिए पकीशिया भिजवा दिया है। डिशा ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर जैसे सांस लेने के लिए वो खामोश होगी। हैरत है, तुम सब कुछ जानती हो, ये सब तो हमने टॉप सीक्रेट रखा हुआ था। ग्रांड मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे सामने सारी हकीकत यहाँ है ग्रांड मास्टर, मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। डिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये सब सुनने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इस मामले में तुम क्या जानती हो और क्यों जानती हो। ग्रैंड मास्टर ने होंठ खींचते हुए कहा, आपके क्यों का जवाब भी दूंगी, पहले मैं आपको वो सब कुछ बता दूँ जिसके बारे में आप समझते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं जानता। डिशा ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, बोलो मैं सुन रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर ने कहा, डॉक्टर हसन दुरानी का मुकम्मल ब्रेन स्कैन किया गया। उसके दिमाग की स्कैनिंग से पता चला कि उसे इस बात का इल्म हो चुका था कि उसे जो फार्मूला, मेरा मतलब है TBM पर काम करने के लिए दिया गया था वो एक्रमिया के किसी साइंसदान की ईजाद ना था। ये फार्मूला पकीशिया के एक साइंसदान का था जिसने पकीशियाई की जंगी ताकत या उसकी दफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ये मिसाइल ईजाद किया था और फिर उस साइंसदान ने पकीशिया से गद्दारी करते हुए ये फार्मूला पकीशिया के हवाले करने के बजाय अकरमिया की सीक्रेट एजेंटों के हाथ फ़रोख्त कर दिया और फिर वो खुद भी फ़रार होकर अकरमिया शिफ्ट हो गया था। डॉक्टर हसन दुरानी को इस बात का भी पता चल चुका था कि जिस पकीशियाई साइंसदान ने TBM फार्मूला अकरमिया को फ़रोख्त किया था उस साइंसदान को अकरमिया पहुँचते ही अकरमियन एजेंटों ने हलाक कर दिया था और इन एजेंटों ने ऐसे तमाम सबूत मिटा दिए थे कि इस साइंसदान ने फार्मूला अकरमिया में फ़रोख्त किया था या वह अकरमिया से खुफिया तौर पर फ़रार होकर अकरमिया पहुंचा था। इस तरह अकरमिया बुलाकर शिरकत गैर TBM फार्मूला का मालिक बन गया था। आला हुकाम ने इस फार्मूले को काफ़ी वक्त तक अपने पास महफूज रखा था ताकि अगर
पैकिशिया में इस साइंसदान और इसके फार्मूले को तलाश किया जाए तो इस मामले के ठंडा होने तक किसी को इस बात का इल्म ना हो सके कि ये फार्मूला एक्रेमिया के पास है। जब एक्रेमियन एजेंटों ने हकाम की ग्रीन कॉशन दिया कि पैकिशिया में इस फार्मूले और इसकी मौजूदगी की तलाश का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो एक्रेमिया ने इस फार्मूले की हतमी शक्ल देकर इस पर बाकायदगी से काम करने का प्रोग्राम बनाया और इस फार्मूले को टॉप लेबॉर्ट्री में डॉक्टर हसन दुरानी को दे दिया ताकि वो इस फार्मूले के तहत एक्रेमिया के लिए TBM मिसाइल तैयार कर सके। ये इत्फाक ही था कि डॉक्टर हसन दुरानी इस साइंसदान को जानता था जिसने TB मिसाइल बनाया था। इस साइंसदान का नाम डॉक्टर जुदवानी था। ये साइंसदान डॉक्टर हसन दुरानी का दोस्त था और इस फार्मूले पर वो मुतअद्दिद बार डॉक्टर हसन दुरानी से बात भी कर चुका था और उसके लिए उसने डॉक्टर हसन दुरानी से मशवरे भी लिए थे। उस वक्त डॉक्टर हसन दुरानी और डॉक्टर जुदवानी पाकिस्तान की एक लेबॉर्ट्री में काम करते थे। डॉक्टर हसन दुरानी को जब फार्मूला मिला तो वो हैरान रह गया। उसने डॉक्टर जुदवानी से कई बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका डॉक्टर जुदवानी से कोई रब्ता ना हो सका। डॉक्टर हसन दुरानी का एक और दूर का अजीज़ पाकिस्तान रहता था जो पाकिस्तान की एक एजेंसी के लिए काम करता था। डॉक्टर हसन दुरानी ने उससे रब्ता कायम किया और उसकी मदद से डॉक्टर जदवानी का पता कराने की कोशिश की। इस शख्स ने अपनी ज़ाती कोशिशों से सारी हकीकत का पता चला लिया और डॉक्टर हसन दुरानी को बता दिया। डॉक्टर हसन दुरानी को इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि उसका दोस्त मुल्क का गद्दार था जिसने मुल्क की खिदमत करने के बजाय दौलत को तरजीह दी थी और पाकिस्तान के लिए की जाने वाली आज़ाद एक्रेमिया के हवाले कर दी थी और फिर उसके एक हाथ कुछ भी ना आया था और एक्रेमिया पहुँचते उसे हलाक कर दिया गया था। उसे एक्रेमिया पर बेहद गुस्सा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फार्मूला लेकर पाकिस्तान पहुंच जाए और पाकिस्तानी हुकाम को अपने दोस्त डॉक्टर जुदवानी की गिरदारी के बारे में सब कुछ बता दे। उसके इर्द गिर्द सख्त पैरे थे और उसने बहुत सोचा और फिर उसने यही फ़ैसला किया कि वो किसी तरह ये फार्मूला पाकिस्तान पहुंचवा दे। उसके जहन में ये बात नक्श कर दी गई थी कि ये फार्मूला पाकिस्तान का है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही उठाना चाहिए। वो असल फार्मूला तो बाहर नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और फिर वो खुफिया तौर पर लेबॉर्ट्री में एक कैमरा लाया और उस कैमरे की मदद से उसने सारे फार्मूले की फ़िल्म बना ली और फिर उसने इस फिल्म की एक मैक्रो चिप में फीड किया और उसे लेबॉर्ट्री से निकाल कर ले गया। उसकी बेटी पाकिस्तान रहना चाहती थी और वो वहीं अपना ज़ाती अस्पताल बनाना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर हसन दुरानी ने उसे और उसके साथ फार्मूला पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला कर लिया था। उसने सारे प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी और अपनी बेटी को भी कुछ बताए बगैर उसके ज़रिए वो मैक्रोचिप पाकिस्तान भिजवा दी जिसमें TB मिसाइल का फार्मूला था। उसने लेबॉर्ट्री में आकर मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन TBM फार्मूले पर काम करने की बजाय उसने बड़ी महारत से असल फार्मूला ही बदल दिया और फिर उसने फार्मूला मुतल्लिका हुकाम को वापस कर दिया जो कि ये फार्मूला मुकम्मल नहीं है और इस फार्मूले के ज़रिए एक तेज़ रफ्तार, ताकतवर और हज़ारों मील सफ़र करने वाला जदीद मिसाइल बनाना नामुमकिन है। उसने इस कदर महारत से फार्मूले को हुलिया बगाड़ा था कि फार्मूला एक्सपर्ट भी इस फार्मूले में होने वाली तब्दीलियाँ नहीं पकड़ सकते थे। उन्होंने भी डॉक्टर हसन दुरानी की बात की तस्दीक कर दी कि फार्मूला नाकाबिल अमल है और ये एक आम से मिसाइल का फार्मूला है जिससे ज़्यादा जदीद मिसाइल एक्रेमिया के पास पहले से ही मौजूद थे। अगर स्पार्गन तंजीम डॉक्टर हसन दुरानी का ब्रेन स्कैन ना करती तो इस सारे चक्कर का किसी को शक भी ना पड़ा होता। असल बात सामने आते ही हुकाम में खुलबली सी मच गई। फौरी तौर पर इन एजेंट्सों को मीटिंग बुलाई गई जिनके मदद से फार्मूला हासिल किया गया था और डॉक्टर जदवानी को खुफिया तौर पर एक्रेमिया लाया और हलाक करके उसकी लाश गायब कर दी गई थी। इन एजेंसियों ने तहकीकात की और फिर उस बात की तस्दीक कर दी गई कि डॉक्टर हसन दुरानी की बेटी डॉक्टर रुखसार वाकई पाकिस्तान पहुँच चुकी है। डॉक्टर हसन दुरानी की ब्रेन स्कैन से उस आदमी का नाम भी सामने आया था जिसके पास डॉक्टर रुखसार को भेजा गया था। उस आदमी का नाम अब्दुल क़य्यूम था जो पाकिस्तान का एक साइंसदान था और किसी ज़माने में डॉक्टर हसन दुरानी का असिस्टेंट रहा करता था। डॉक्टर हसन और उसमें बाप बेटे जैसा रिश्ता था। वो डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को अपना बेटा ही मानता था और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम भी उसे बाप का ही दर्जा देता था। एक्रेमियन एजेंटों को फौरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार के पीछे पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने हर तरह से उन दोनों का सुराख लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ ना आया। अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार पाकिस्तान में एक साथ एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुके थे। एक्रेमियन एजेंटों ने भी अपनी तहकीकात से ये तस्लीम कर लिया था कि वाकई वो दोनों हलाक हो चुके थे। उनकी जितने भी ठिकाने थे उन सब पर जाकर उन एजेंटों ने TBM फार्मूला तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे और फिर एक्रेमियन एजेंटों ने एक्रेमिया वापस आकर अपनी नाकामी की रिपोर्ट दे दी। तब स्पार्गन के एजेंट स्टीफन की खिदमत हासिल की गई कि वो किसी तरह से पाकिस्तान जाकर खुफिया तौर पर इस मैक्रो फिल्म को तलाश करे जिसमें TBM फार्मूला असल हालत में मौजूद है। स्टीफन ने पाकिस्तान पहुँच कर अपनी तफ्तीश शुरू की।
कर दी। तफ्तीश के दौरान उसने एक ये काम किया कि वो इस कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार को दफनाया गया था। स्टीफ़न ने उनकी कब्रें खोद कर उनकी हड्डियों के ट्रेसेस हासिल किए और फिर उसने इन ट्रेसेस का जब DNA टेस्ट कराया तो उस पर यह हकीकत आश्कारा हो गई कि दोनों डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार नहीं थे। उन कब्रों पर सिर्फ उनके नाम ही अंदाज़ किए गए थे जबकि लाशें किसी और की थीं। इन वाक़यात के जब तज्ज़िये कराए गए तो स्टीफ़न को ये भी पता चल गया कि जिस रोज़ डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार का एक्सीडेंट हुआ था उससे कई दिन पहले ये दोनों अफराद हलाक हो चुके थे। मतलब ये कि जिस कार में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार एक्सीडेंट में हलाक हुए थे उस कार में वो दोनों नहीं बल्कि दो पुरानी लाशों को रखा गया था। कार को हादसे में जला दिया गया था जिससे दोनों लाशें भी जल गई थीं। इस तरह ज़ाहरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार की हलाकत की तस्दीक कर दी गई थी। डिशा ने कहा और एक बार फिर खामोश होगी। बताती जाओ, खामोश क्यों हो गई हो? तुम्हारी ये कहानी दिलचस्पी से भरपूर है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ मैं तुमसे पहली बार सुन रहा हूँ, ग्राउंड मास्टर ने कहा तो डिशा बेख्तियार हंस पड़ी। स्टीफ़न ने इन लाशों की मदद से ये पता चलाया कि इस लाशें कहाँ से लाई गई थीं और फर्जी एक्सीडेंट किसने कराया था। लाशों के DNA टेस्ट से जल्दी स्टीफ़न को लाशों की डिटेल मिल गई। उससे पता चला कि दोनों लाशें सिटी अस्पताल से लाई गई थीं और इन लाशों पर अब डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार का मेकअप किया गया था। अस्पताल के ज़राए से स्टीफ़न के सामने अफरीदी के नाम आया जो बाकेशिया दारुल-हुकूमत में रेड क्लब का मालिक था। ये लाशें अस्पताल से उसी ने हासिल की थीं और उसी ने दोनों को डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम की कार में रखवाया था और फिर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम की कार का जिस कार से एक्सीडेंट कराया गया था वो भी उसी अफरीदी के नाम से रजिस्टर्ड थी। स्टीफ़न अफरीदी तक पहुंचा। अफरीदी एक बूढ़ा और दुबला पतला इंसान था। स्टीफ़न के सामने वो ज़्यादा देर अपनी ज़बान बंद ना रख सका। उसने जल्द ही इस बात का इकरार कर लिया कि हलाक होने वाले डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर रुखसार नहीं बल्कि आम अफराद की लाशें थीं जो उसने सिटी अस्पताल के मुर्दा खाने से हासिल की थी। ये सब उसने डॉक्टर मुबारक के कहने पर कराया था और अफरीदी ने इस बात का भी स्टीफ़न के सामने इंकशाफ किया कि डॉक्टर मुबारक ही असल में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम है जिसने ना सिर्फ अपने बल्कि अपने साथ रहने वाली डॉक्टर रुखसार का नाम भी बदल दिया है और अपनी जायदाद बेचकर दूसरे इलाके में रहने लगे हैं। स्टीफ़न अफरीदी को साथ लेकर डॉक्टर मुबारक के पास गया तो डॉक्टर मुबारक ने भी स्टीफ़न के सामने जल्द ही सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि डॉक्टर रुखसार एक्रीमिया से एक माइक्रोचिप लाई थी और वो उसे महफूज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। डॉक्टर रुखसार को इस बात का इल्म नहीं है कि उसके सामान में उसके बाप डॉक्टर संदरानी ने फार्मूला की माइक्रोचिप छुपाई हुई है। डॉक्टर मुबारक ने खामोशी से डॉक्टर रुखसार के सारे सामान की तलाशी ली थी लेकिन कोशिश के बावजूद वो माइक्रोचिप ना ढूंढ सका था। उसने स्टीफ़न को बताया कि उस चिप का सुनकर उसके दिल में भी लालच आ गया था। वो चाहता था कि चिप उससे मिल जाए तो वो ये चिप पाकिस्तान के हवाले करने के बजाय एक्रेमिया या फिर किसी और मुल्क को फ़रोख्त करके दौलत हासिल करेगा। उसने डॉक्टर रुखसार को मुसलसल अपने पास कैद रखा था और उससे बेहद सोबतें दी थीं लेकिन डॉक्टर रुखसार किसी चिप के बारे में कुछ नहीं जानती थी इसलिए वो भला उसे क्या बताती। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम का एक बेटा था जो गुड्डा था और एक क्लब का मालिक था। क्लब का नाम दादा क्लब है। उस गुंडे का नाम जैकी दादा था। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ने डॉक्टर रुखसार को जैकी दादा के हवाले कर दिया था जिसने डॉक्टर रुखसार से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी और वो उससे चिप के बारे में पूछता रहा लेकिन डॉक्टर रुखसार उसे कुछ ना बता रही थी। जैकी दादा ने भी अपने बाप की तरह डॉक्टर रुखसार को अपनी कैद में रखा हुआ था जहाँ से वो बार बार फ़रार होने की कोशिश में लगी रहती थी और फिर उसे मौका मिल गया। वो जैकी दादा की कैद से फ़रार हो गई। वो इत्तेफाक से स्टीफ़न को मिल गई थी और स्टीफ़न उसे अपने साथ ले गया था। स्टीफ़न ने डॉक्टर रुखसार से वादा किया था कि वो उसे जैकी दादा जैसे ज़ालिम इंसान के चंगल से निजात दिलाकर रहेगा। स्टीफ़न उसे डायरेक्ट माइक्रोचिप के बारे में ना पूछना चाहता था। उसे यकीन था कि माइक्रोचिप डॉक्टर रुखसार के पास ही है जिसे उसने किसी ख़ास जगह छुपा रखा है। तशद्दुद के दौरान जैकी दादा ने डॉक्टर रुखसार को उस चिप की सारी हकीकत बता दी थी कि जिस पर डॉक्टर रुखसार ने कहा था कि चिप उसके पास नहीं है। अलबत्ता अब जबकि उसे मालूम हो गया है कि उसके बाप ने उसे पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए भेजा है तो वो अपने बाप का मकसद ज़रूर पूरा करेगी और इस चिप को ढूंढकर पाकिस्तान हुकूमत के हवाले करेगी। इस बात से स्टीफ़न को यकीन था कि एक दिन डॉक्टर रुखसार उसे चिप तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए उसने डॉक्टर रुखसार की टांग में लेज़र गन से छोटा सा ऑपरेशन करके एक चिप लगा दी थी। इस चिप से वो डॉक्टर रुखसार को मुसलसल ट्रैक और मॉनिटर कर सकता था। उसने जानबूझकर डॉक्टर रुखसार को आज़ाद छोड़ दिया था कि वो जहाँ चाहे आसानी से जा सकती है और जिससे चाहे मिल सकती। स्टीफ़न ने डॉक्टर रुखसार की टांग में से जो चिप छुपाई थी उसमें एक मिनी ब्लास्टर भी था। ज़रूरत पड़ने पर वो एक बटन प्रेस करके उस चिप को ब्लास्ट कर सकता था जिससे डॉक्टर रुखसार के टुकड़े उड़ जाते। स्टीफ़न मुसलसल डॉक्टर रुखसार को ट्रैक
और मॉनिटर कर रहा था। उसकी मॉनिटरिंग से स्टीफ़न को पुख्ता यकीन हो गया था कि डॉक्टर रुखसार को चिप का इल्म है। वो जहाँ भी जाती थी यहाँ यही कोशिश करती थी कि किसी तरह उसका रब्ता मुल्क के किसी आला अफीसर से हो जाए। वो उसे कोई चीज़ देना चाहती थी, वो चूँकि ओपन तौर पर किसी से नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो ज़्यादातर होटलों और रेस्टोरेंट्स में जाती थी कि किसी न किसी रेस्टोरेंट में उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जिसका ताल्लुक़ मुल्क की किसी बड़ी एजेंसी से होगा। और फिर उसने जब मालूमात हासिल करनी शुरू की तो उसे पकीशा सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ मालूमात मिल गई। इन मालूमात के मिलते ही डॉक्टर रुखसार ने फैसला कर लिया कि वो चिप पकीशा सीक्रेट सर्विस के हवाले करेगी। उसने पकीशा सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर को तलाश करना शुरू कर दिया। उसे पकीशा सीक्रेट सर्विस का कोई मेंबर तो ना मिल सका, लेकिन उसे अली इमरान के बारे में पता चल गया कि उसका भी ताल्लुक़ पकीशा सीक्रेट सर्विस से है और वो अली इमरान तक पहुंचना चाहती थी और अली इमरान तक उसे अली अली इमरान का शागिर्द टाइगर पहुंचा सकता था। डॉक्टर रुखसार ने टाइगर का पता कराया तो उसे पता चला कि टाइगर सुबह का नाश्ता अमूमन लाजमन मालाबार रेस्टोरेंट में करता है, इसलिए अगली सुबह वो मालाबार रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसने टाइगर से मुलाकात की और अभी वो उससे बात ही कर रही थी कि अचानक वहाँ जैकी दादा आदम का उसे कैसी किसी ने इतला दी थी कि उसकी बेबी उस रेस्टोरेंट में मौजूद है। जैकी दादा डॉक्टर रुखसार को लेने फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। जैकी दादा ने टाइगर की किसी बात पर गुस्से में आकर उसे गोली मारने के लिए अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन डॉक्टर रुखसार ने उससे रिवॉल्वर छीना और उल्टा जैकी दादा को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। उसने चूंकि पहली बार किसी इंसान को हलाक किया था, इसलिए ये उसके लिए बड़ा सदमा था। उस सदमे से वो बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। टाइगर को इसने मुल्क की सलामती के हवाले से कोई चीज़ देने की बात की थी, इसलिए वो डॉक्टर रुखसार को लेकर रेस्टोरेंट के कोई रास्ते से निकल गया। स्टीफ़न मुसलसल डॉक्टर रुखसार को ट्रैक और मॉनिटर कर रहा था। टाइगर डॉक्टर रुखसार को किसी बड़ी इमारत में ले गया। जैसे ही डॉक्टर रुखसार उस इमारत में गई, स्टीफ़न का ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। उस इमारत में ना सिर्फ जैमर बल्कि बहुत से फासी सिस्टम लगे हुए थे। स्टीफ़न उसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि वो माइक्रोचिप के बारे में जिसे भी बताएगी वो उससे पहले वहाँ पहुँचेगा और माइक्रोचिप हासिल कर लेगा। और उसका ख्याल था कि डॉक्टर रुखसार इमरान या उसके किसी साथी टाइगर को माइक्रोचिप के बारे में बता देगी और फिर वो अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन जैकी दादा की अचानक रेस्टोरेंट आमद ने उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था और टाइगर डॉक्टर रुखसार को बेहोशी की हालत में ऐसी इमारत में ले गया जिसमें ऐसे फासती इंतजाम मौजूद थे कि ना तो डॉक्टर रुखसार ट्रैक हो सकती थी और ना ही उसे मॉनिटर किया जा सकता था। स्टीफ़न ने डॉक्टर रुखसार को एक सेल फ़ोन भी दिया था। उसने डॉक्टर रुखसार से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन टाइगर ने अटेंड किया। इस इमारत में कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर रुखसार अगर माइक्रोचिप्स के बारे में टाइगर या वहाँ मौजूद अली इमरान को बता देती तो फार्मूला हमेशा के लिए स्टीफ़न के हाथों से निकल जाता। स्टीफ़न को अफसोस हो रहा था कि उसे डॉक्टर रुखसार को टाइगर के सामने साथ जाने का मौका नहीं देना चाहिए था, लेकिन गलती हो चुकी थी। अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो डॉक्टर रुखसार को टाइगर या इमरान को TBM फार्मूला के माइक्रोचिप के बारे में कुछ बताने से रोक सके। चुनांचे उसने हाई पावर डबल क्रॉस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया और उस इमारत में फास्ट सिस्टम होने के बावजूद उस चिप को चार्ज कर दिया जिसमें ब्लास्टर लगा हुआ था। इसकी ये तरकीब काम कर गई और उसने चिप को ब्लास्ट कर दिया, जिसके नतीजे में डॉक्टर रुखसार के जिस्म के भी टुकड़े उड़ गए और ये मामला ख़त्म हो गया। स्टीफ़न ने मजबूरन उस लड़की को उड़ाया है और ताकि वो इमरान या उसके किसी साथी को TBM फार्मूले के बारे में ना बता सके। अब वो खुद ही इस फार्मूले की तलाश में लगा हुआ है और उसे यकीन है कि वो शुरू से डॉक्टर रुखसार के बारे में तफसीलात हासिल करेगा। वो जब क्रीमिया से निकली तो कहाँ गई थी और उसने क्या किया था, ऐसी ही कई किसी जगह उसने चिप छुपाई होगी, तो वो बहुत जल्द उस चिप का सुराख लगा लेगा। डिशा ने यह सब कहा और खामोश हो गई।